आज हम इस जो 10,000 जो क्वेश्चंस की बुक है यूपीपीसीएस की, ठीक है, जो अभी तक हमने देखी है, कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, जैसे जो पहले वीडियो आई हैं उनमें भी बताया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो पहले तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और सारे सिविल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे सिविल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। तो पहला है कि हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये एम ए जिन्ना ने कहा था कि हम संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा, मतलब इस निर्णय से बंधे हुए हैं, लेकिन किसी उसके अलावा किसी और अन्य निर्णय से बंधे नहीं हैं। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें चाय और चीनी, यानी कि ऐसा था कि 1857 की क्रांति के बाद जो सारी सत्ता, सारी पावर इंग्लैंड के हाथ में पहुंच गई, ब्रिटिश के हाथ में पहुंच गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जाने लगी। फिर ऐसा हुआ कि 1813 में सिर्फ चीनी और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ एकाधिकार रह गया था चीनी और चाय और चीन के साथ व्यापार पर। ब्रिटिश भारत में जहां सन 1937 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, मतलब ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, वो था बंगाल और पंजाब। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, वो था बंगाल। यानी बंगाल में जो 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव करवाए गए थे, उनमें बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसमें भारत में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया। ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया, वो था चार्टर एक्ट 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाले चार्टर एक्ट का नाम है 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में जो भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 में। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था और एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। वह भारत शासन अधिनियम 1935 में एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी एवं नहीं है, तो है देश के लिखित संविधान, देश के लिए लिखित संविधान। बाद में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वायत्त शासन भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है इसके संघ और राज्य सरकारों का संविधान। इसमें संघ तथा राज्य सरकारों के संविधान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था सितंबर 1946 को। तो सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 26 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां देखते हैं। तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि है 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम तिथि है। जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन यानी फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। 1939 में घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत
समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, कथन था महात्मा गांधी का। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान का पहला सत्र था 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम सत्र कब था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहला सत्र कब था? 9 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है डॉक्टर BN राव को, और इनको प्रथम प्रारूप तैयार करने का भी श्रेय दिया जाता है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। संविधान भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में एक कथन भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, वो है KC वीर। ये बैलेंस की बात करता है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये था ऑस्ट्रेलिया निकाय। भारतीय संविधान सभा में महिलाएं की संख्या थी 15। संविधान सभा का विदेशी प्रभाव देखते हैं। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान सभा के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनरुत्पादित कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है जब 1935 मतलब जो हमारे संविधान है ना, काफ़ी हद तक 1935 के जो एक्ट आया था उससे रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे रिलेटिव उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमें इस बात पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, ठीक है, कि हमने 1935 के जो अधिनियम है उससे हमने बहुत सारी चीज़ें उत्पादित की हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची कहाँ से आई? ऑस्ट्रेलिया से। और मूल अधिकार कहाँ से आई? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों की अवधारणा है। राज्य की DPSP आई है आयरलैंड से और संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का विचार आया है रूस से। ठीक है, संविधान ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप है लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय कितने हैं? 3। स्वतंत्रताएँ कितनी हैं? 5। समानताएँ कितनी हैं? 2। और भ्रातृत्व कितने हैं? 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 1976 में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाने लगा है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ठीक है, यानी कि कौन सा विवाद था जिस विवाद में ये बताया गया, ये धारणा प्रस्तुत की गई कि ये उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? उद्देशिका। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। संविधान में अनुसूचियों विभिन्न भाग देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? त्रिपुरा। जो 6th शेड्यूल है ना, वो उसका प्रावधान किस राज्य पर लागू होता है? त्रिपुरा। संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों में। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्न अनुच्छेदों
के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 तक। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिबंध है, प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है पंचायत ग्राम पंचायत के संगठन में के संबंध में। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन के संबंध में ये अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के उद्देश्य उद्योग के प्रबंधन एवं कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43A में। समान सिविल सहनता प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। समान सिविल सहनता, ठीक है, समान सिविल सहनता है अनुच्छेद 44 में। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत के राष्ट्रपति के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत के राष्ट्रपति के को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। देखो ये जो अनुच्छेद आ रहे हैं, आप अगर सब कुछ भूल जाओ लेकिन इतने तो आपको याद रखने ही रखने, क्योंकि ये सारे के सारे अनुच्छेद किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी सिविल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे अनुच्छेद अपने आप में 100% है। भारतीय संविधान में वह उपबंध की मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। यानी कि भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की दशा में इसकी दो पार्टियों ने वहाँ पर वोट डाले और दोनों के ही वोट बराबर निकले, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपने विवेकानुसार, ठीक है, निर्णायक फैसला लेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 100 में कहा गया है। भारतीय संविधान में धर्म विधेयक को प्रभावित किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म विधेयक को प्रभावित किया गया है अनुच्छेद 110 में, ठीक है। तो धर्म विधेयक को प्रभावित किया गया है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया है। भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया है अनुच्छेद 122 में। यानी कि संसद न्यायालय से पूर्णतः स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। भारत में सुधारात्मक याचिका उत्तर प्रदेश में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 द्वारा। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में बढ़ित प्रक्रिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों द्वारा। क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत है अनुच्छेद 245 में। क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत है अनुच्छेद 245 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह है अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, यह है अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है अनुच्छेद 19(1) डी से लेकर ई तक और 301 और 301 से लेकर 307 द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अब आते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण वो है अनुच्छेद 331। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333 में। प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद 33 में 333 में। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 350 में। यानी कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुफ्त में प्रोवाइड कराएं।
ठीक है, और ये व्यवस्था वो खुद करें। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा सम्मिलित है। जो आपातकाल लगता है 352, ठीक है, के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है 371 में। विशिष्ट प्रावधान विभिन्न राज्यों से संबंधित। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। संवर्धित सूची का विषय बताइए। संवर्धित सूची में आपराधिक मामले आते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए पहली अनुसूची का। संविधान की चौथी अनुसूची की सही वर्णित करता है। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद और गोद लेना। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची मतलब 7वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। ये संवर्धित सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्धित सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो है संवर्धित सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है संवर्धित सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान में 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने के कार्य को वर्णित किया गया। 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। ठीक है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के भाग XVI, ठीक है, अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 4 संबंधित है राज्यों से। संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्यों से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है भाग 9 में। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है भाग 9 में। संघ का नाम अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 में। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि की समझ समता है अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान की विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान की विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में सम्मिलित है अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है पारसी धर्म बनाने वालों को। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस का। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकारों को। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान के केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं केंद्र भाग 11 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है अनुच्छेद 393।
संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन के सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 101। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य के अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने का वो बाध्य है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में, ठीक है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने का बाध्य है। अनुच्छेद 103। भारतीय संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है 112 में, 112 आर्टिकल में वार्षिक बजट पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया 10वीं अनुसूची में। अभी तक जितने भी हमने आर्टिकल बताए हैं ये सारे आर्टिकल पूछे जा चुके हैं और ये सारे आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था वह था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था वह था मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। एक नए राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार है भारत राज्यों का एक समूह। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्तांतरित किया गया था 2014 में मार्च। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य है सिक्किम। सह राज्य के रूप में जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। भारतीय राज्यों का निर्माण सही क्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य एवं 9 संघीय प्रदेश है। ठीक है, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश है 28 राज्य 9 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। सबसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन की नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत का गणतंत्र का मतलब क्या है कि भारत में वंशानुगत कोई व्यवस्था नहीं है कि वंशानुगत की अब कि बाप राष्ट्रपति है तो बेटा भी राष्ट्रपति होगा, वो चुना जा सकता है। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है 1960 में। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया गया था 1960 में। नागालैंड बना है अस्तित्व में आया 1962 में। झारखंड आया है 2000 में। तेलंगाना आया 2014 में। सिक्किम आया 1975 में। तो झारखंड 2000 में ये आपको याद रहेगा, तेलंगाना 2014 में ये भी आपको याद रहेगा, नागालैंड 1962 में और सिक्किम 1975 में। देखो सिक्किम को आप देखो ऐसे बनाते हो ना, तो इसी तरह लास्ट में 5 भी बना दो तो 1975। नागरिकता देखते हैं संविधान के मूल तत्व। भारत के संविधान का विभाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं वो है भाग 2 में। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। ठीक है, भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कारधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहल नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। मूल अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है उच्च न्यायालय। केवल मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए परामर्श जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है पूजा की समानता। मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन।
मूल अधिकार नहीं है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन ऐसा नहीं है, मूल अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे कि कुछ जो टीचर्स हैं वो संविधान पर वर्क करते हैं और कुछ गवर्नमेंट टीचर हैं जो गवर्नमेंट, दोनों को ही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलती है, लेकिन एक को सैलरी ज़्यादा मिलती है और एक को सैलरी कम मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मूल अधिकार की मांग करेंगे कि हमारे मूल अधिकार है कि हमें समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए। तो ये नहीं है, मूल अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 प्रभाव में आया। भारतीय संविधान में जैसे निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है आर्थिक असमानता। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है कि धर्म, मूल, जात, वंश या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ग्रेड के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रेड के सिद्धांत से संबंधित है अनुच्छेद 13। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मूल अधिकारों से असंगत एवं उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, अल्पीकरण करने की विधियों का शून्य घोषित किया जाता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है विरोध का अधिकार। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि हमारे यहाँ पे आने के बाद कोई हमको गालियाँ देगा, ये जायज़ नहीं है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त करता है अनुच्छेद 14 से 16। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है समता का अधिकार। संविधान में प्रत्ययभूत है सामाजिक समानता। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित हुआ है संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्ययभूत है अनुच्छेद 16(1) और 2। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद का प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त करता है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। जिस बाद में अब निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघनकारी नहीं है। जिस बाद में निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध यानी कि लगाया गया प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि ऋषिकेश में एक जो पर्सन होंगे उन्होंने अंडे लगाए क्योंकि ऋषिकेश एक पवित्र भूमि मानी जाती है। ठीक है, और ऋषिकेश में गंगा या ये भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देवप्रयाग मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है धर्म के नाम पर, और वहाँ पर अंडे लगाने पर प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो उत्तर प्रदेश राज्य और ओम प्रकाश राज्य के बना के हुआ कि इन लोगों ने कहा कि वहाँ पर भी अंडे बेचे जा सकते हैं ऋषिकेश नगर पालिका के अंतर्गत। हमारे संविधान में एक अव्यक्त को दोषारोपण के कार्य एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23।
श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया कि उसमें समस्त काल्पनिक मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। भारत के संविधान में यह उपबंध कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या जोखिम भरे काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य प्रसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, यह उपबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। संविधान के वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण के निषेध करता है, अनुच्छेद 24। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार दिया जाता है, मूल अधिकार है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। धर्म प्रचार का करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है वैधानिक अधिकार। वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार जो 301 के अंतर्गत आता है। बाद में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बात इसमें था कि उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह वह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन में के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारत के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, भारत संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री इंडस्ट्रीज यानी संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। एक विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हित होगा, एक मान्य विधि है और संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जात के खुशहाली वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखती है प्रतिपादित किया गया था। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जात की खुशहाली वर्ग के को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघवाद। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत की प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय की सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया था टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के विवाद में बाद में। टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के विवाद। प्रयाग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे संकट में। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार है अनुच्छेद 359 में। समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 और 18। वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1), धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32। बंदी प्रतिज्ञा टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश है बी कमांड। प्रतिषेध है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार प्रयोज्य है बाई वाइट अथॉरिटी। भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया जाएगा। भारत के नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्यों में
42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43A में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 43A में। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना संनिहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी में। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए। इस कार्य से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह है 42वां संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP संविधान में जोड़ा गया था मुफ्ती कानून सलाह द्वारा। यानी किस संविधान के बाद जोड़ा गया था? DPSP मुफ्ती कानून सलाह के द्वारा, मुफ्त कानून सलाह। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का आदर्श प्रतिष्ठित है राज्य के नीति यानी DPSP। कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति तत्वों में। अधिकतर संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक DPSP का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में निहित है पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्यों के लिए समान वेतन हो। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, ये DPSP है। राज्य के DPSP के सिद्धांतों में सम्मिलित है मद निषेध, ठीक है, यानी मद निषेध मतलब जो ड्रिंक एल्कोहल इस सबसे दूर, ये मौलिक ये DPSP है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान शांत है। राज्य के DPSP सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के DPSP तत्व नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। DPSP तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिक एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन है गलत। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया गया कि जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन है KT शाह का। DPSP तत्व संविधान की आत्मा है। नीति तत्व संविधान की आत्मा है और संविधान के सामाजिक दर्शन को संविष्ट करता है। उपयुक्त कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। मनरेगा कार्यक्रम संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है DPSP। मूल कर्तव्य देखते हैं। भारतीय संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 42 संविधान के संशोधन यानी कि 1976। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना। भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, भाग 4A में मूल कर्तव्य बड़े नहीं है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता मिटाने का और प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी। एक मिनट, अब आते हैं भारत की शासन यानी कि भारत सरकार की शासन प्रणाली गवर्नेंस। संसदीय व्यवस्था देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, ऑफकोर्स, ठीक है। जो निचले सदन का सदस्य की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष, ठीक है। और संसद की सरकारी विधेयक का अर्थ, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत में संसदात्मक व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकती है।
ठीक है, केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकती है 1980 के दशक में। ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप से भारत संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारत संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है सर्वोच्च शक्ति एक राजा में के समान यानी कि एक व्यक्ति में निहित हो, जो गणतंत्रीय अवधारणा में संबंधित नहीं है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, ना कि किसी राजा में। यानी कि कोई भी पावर सिर्फ किसी एक हाथ में रहे तो वो सही नहीं है। संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कहा था सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कहा है केसी वियर का। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता। भारत संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ए के अय्यर का। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है लोकसभा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तथ्य एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, मानते हैं। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ठीक है। एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध देखते हैं। सरकारिया आयोग की संतुष्टि संबंधित है केंद्र राज्य संबंध में। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना अन्य अधिकार राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची का। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्ति का केंद्रीकरण। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया था 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो भाग 11 और अध्याय 1 है। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। भारत में संघ राज्य संविधान से संबंधित नहीं है संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था सरकारी आयोग। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर बातचीत करने के लिए यंत्र विन्यासों पर आधारित है भारत में केंद्र राज्य संबंध। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है अयोग्य। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित था तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी का। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत पर में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। आपातकालीन उपबंध देखते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। संसद द्वारा संकटकालीन इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकालीन यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई। यानी कि देखो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है, बाकी ठीक है सशस्त्र विद्रोह इन सब की तो घोषणा हो चुकी है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है आंतरिक अशांति को खतरा या किसी टेररिस्ट से खतरा हो या किसी देश से, लेकिन फाइनेंशियल अभी तक लगा नहीं है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? पेप्सू में लागू किया गया था 356 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में।
भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। लोकसभा में विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा का अनुमोदन का अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा। राज्यसभा द्वारा उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक में 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक होगा। संरचना एवं कार्यप्रणाली देखते हैं। अन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र संबंधी पाप एपिलवी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी 14 दिनों तक। यदि उपलब्ध उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति और दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद के संबंध में एक कथन सही नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट्री द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्यों का 1/10। संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है वर्ष दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। जो लंच टाइम होता है वो ऐसे ही शून्यकाल बोलते हैं। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकता है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के में एवं संघीय संसद। ठीक है, लाभ के पद का निर्णय। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं संसद में। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त करता है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त करता है संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित हैं संसद में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण हैं सामान्य वित्तीय विधान में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचय निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा में। लोकसभा में अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देना है भारत की। 2013 से 14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समझ वापस ले लिया गया था दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होता है संसद। अब राष्ट्रपति देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य, यानी कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, वह जिसे भंग नहीं किया जाता है और न समाप्त किया जाता। विधान परिषद, संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचन सदस्य सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है और पढ़ा लिखा हो। एक सांसद तथा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश।
राष्ट्रपति अगर प्रेजेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति उपलब्ध, देखो राष्ट्रपति अब्सेंट है, उपराष्ट्रपति भी अब्सेंट है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रधान न्यायाधीश होगा वो कार्य करेगा उसकी जगह पर। भारत के राष्ट्रपति के को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना होगा कम से कम 14 दिन पहले। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत के गणतंत्र का एक प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक आहूत होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल में पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन है राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो एडवाइस ले सकता है लेकिन एडवाइस मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और मालिक, परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा बाहरी कारक का हो या सशस्त्र विद्रोह का हो। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। अनुच्छेद 160 वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है। वित्तीय बिल पर पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है 123 अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को क्षमा आदि शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है। बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है हृदय नाथ कुजरू का एक कथन है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया जस्टिस एस हिदायतुल्लाह। तो जस्टिस एस हिदायतुल्लाह हैं जो एक न्यायाधीश भी थे और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्रपति हेतु राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पासी नहीं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूरी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान प्राप्त करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सभा के सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी। इसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है तो या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वह व्यक्ति है भारत का उपराष्ट्रपति। लोकसभा धर्म विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है 110 के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है 2 से अधिक। वह प्रस्ताव जिसका प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है। स्थगन प्रस्ताव भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वैध मताधिकार का अधिकार प्रदान करना है अनुच्छेद 326। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सांसदों की सहमति की आवश्यकता होती है 50 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कहाँ से? त्रिपुरा से। और धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठकें समाप्त की जा सकती हैं स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में।
डेलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसद क्षेत्र है उन्नाव। ठीक है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी के में निर्वाचन की संख्याओं के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसद क्षेत्र है उन्नाव। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग वोट बराबर होने पर करता है। लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा को डिप्टी स्पीकर को। लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है धर्म विधेयक। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीएम संगमा जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था जेबी मावलंकर। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी और एक लोकसभा एवं राज्यसभा की गढ़पूर्ति करता है कुल सदस्यों की 1/10। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। लोकसभा में समान सीटें प्राप्त होती हैं। लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है असम और मध्य प्रदेश। लोकसभा में 2 सत्रों के अंतराल को कहा जाता है सत्रावसान। लोकसभा में सामान्यतः अवधि 5 वर्ष की होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। सत्रावसान से तात्पर्य लोकसभा में सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोकसभा लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। भारत संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश से। पहली बार एक संसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे राज्यसभा के। राज्यसभा में पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वह सभा जिसके अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचाराधीन दिए गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है 14 दिन तक। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखते हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ के संबंध में सत्य कथन है 1977 में अस्तित्व में आया पीएमओ। भारतीय संविधान के प्रावधान में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता उसे पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स या केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है संविधान के प्रावधान से हटकर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान किया है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है प्रधानमंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD, ठीक है, डेवलपमेंट मंत्रालय विभाग नहीं है तकनीकी शिक्षा का। भारत में राजकोषीय निधि निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत में संचय निधि पर भारत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत में संविधान में उल्लेखित नहीं है बजट। भारत के प्रधानमंत्री का पद 1 बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया जाता है गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। संसदीय समितियां और विभिन्न प्रस्ताव देखते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी एंड वेरियस प्रोपोजल्स।
संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में 2:1। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष और संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों की उपस्थिति रहती है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की, कैग जिसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर कैग, ओके, ऑडिटर जनरल। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान ने सीमित किया था स्थगन प्रस्ताव, बाद में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी क्रिया देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था 58वें संशोधन 1987 द्वारा। अनुच्छेद 19(1)(c) में सरकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में। सहकारिय समितियां। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था वह संबंधित था कुछ राज्यों के लिए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए 1951 में पारित हुआ था। पहले संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित में जोड़े गए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंड संपत्ति का अधिकार है 44 संविधान द्वारा, ठीक है, समाप्त किया गया है। तब संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया है सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 301 के अंतर्गत पहुंचा दिया है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब ये विधिक अधिकार हो गया है। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 42 में। भारत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति यानी कि डीपीएसपी तत्वों में नहीं जोड़ा गया समान आचार संहिता यानी सिविल, ठीक है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया 69वां संशोधन द्वारा। संविधान के 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधित है 79वां संशोधन। भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है 93वां संशोधन संबंधित है केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। भारत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी सदन द्वारा। भारत में 2003 तक क्रियान्वयन हो चुका था 98वें संविधान संशोधन। शिक्षा जो प्रारंभ से राज्य सूची का बेस था उसे संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन, यानी कि इस पर आप राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। भारत के एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद के में सादे बहुमत से। संविधान का 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। अब वरीयता अनुक्रम देखते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया था भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के समान। राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली देखते हैं। राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 शीर्षक के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हुआ है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाए जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। विधानसभा में सरकार को अपने बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए बाद के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम राज्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्यों का राज्यपाल।
स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक को। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर बताते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभाओं ने प्रथम बार पारित कर दिया था विधान परिषद में पढ़ा रह सकता है 3 माह से अधिक तक नहीं। राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जाता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका थी 5। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 500। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे 403। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है 4 माह तक। विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है विधानसभाओं के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश की। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि चीफ मिनिस्टर से काउंसिल मिनिस्टर देखते हैं। मुख्यमंत्री संबंधित सही कथन है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित एक सही कथन नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान के वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्व को प्रभावित करता है अनुच्छेद 167। संविधान के वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्रियों के दायित्व को प्रभावित करता है अनुच्छेद 167। कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध देखते हैं। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सम स्टेट्स। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 17 भागों में। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र हैं 6। वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 8 हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम 1965 में सदर ए रियासत और राज्यपाल में बदल दिया गया। सदर ए रियासत को राज्यपाल में बदल दिया गया है जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान संशोधन 6वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर में स्वमेव लागू होते हैं वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 100 लेकर 370। अनुच्छेद 1 और 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित है जम्मू और कश्मीर राज्य। अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है मध्य प्रदेश। राज्यसभा जम्मू कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषदें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में विस्तृत उपबंध प्रावधानित है असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है गोवा में। जुडिशरी देखते हैं न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार देखते हैं। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक विधाता वैधता के संबंध में किसकी अन्य अधिकारिता है तथा कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका में को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायालय के किसी सत्र के न्यायाधीशों को कोरम पूरा नहीं होता है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली थी भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए 5 संविधान के निर्वचन की। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय को एक अभिदेशन किया है खंड 1 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है वो है अनुच्छेद 134(1) को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान
के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया केशवानंद भारती बाद 1973 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अवलीग न्यायालय है। इसका आशय है कि सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। लाभ का पद परिभाषित होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है, कोई अन्य न्यायालय नहीं। भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारित अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। वो है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। जनहित याचिका की शुरुआत की गई है न्यायिक पहल द्वारा। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया संबंधित है जनहित याचिका। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिकाएं। न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है उत्प्रेषण रिट। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है मैंडेमेंस यानी परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अब उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे कहते हैं परमादेश। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है परमादेश रिटों में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है गोलकनाथ केस। बाद में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। यह विधि था भारतीय संविधान के धारा 348 द्वारा। उच्चतम न्यायालय की अवधारित किया है कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करते हैं। शेर सिंह बनाम भारत संघवाद के बारे में ये है। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि संप्रभुता उन्मादित का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के प्रतिकर अभिनिर्मित किए जाने की कार्रवाई को लागू नहीं करेगा। नीलबत्ती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चित के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। सेहात बनाम भारतीय संघवाद। 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेरित किया था कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार साथ संतुलन पर केंद्रित है। सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बाद में। जो सारा इंडिया में आपने देखा होगा, सारा इंडिया में काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए हैं और जो केंद्र सरकार या ठीक है इन्होंने कहा है कि हम इनके पैसों की भरपाई करेंगे, जो सारा इंडिया की जो भी प्रॉपर्टी है उन सबको बेचकर। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है, जिस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था वह था विशाखा एवं बनाम स्टेट ऑफ राज्य एवं अन्य। उच्चतम न्यायालय ने पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी बात का निर्णय लिया था 3-2 बहुमत से। पीए संगमा और प्रणब मुखर्जी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते प्रभावित किए जाते हैं भारत के संसदीय नीति से। भारत के संसदीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए संसदीय अधिनियम द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों की पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। अब निर्धारित किया गया है बंगाल इम्यूनिटी के लिए बनाम बिहार राज्य में बाद। उच्च न्यायालय ने अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है, उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब उच्च न्यायालय गठन एवं शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार देखेंगे। अब आते हैं उच्च न्यायालय गठन। हाईकोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एम्पावरमेंट एंड ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार।
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 21, अब वर्तमान में 25 हो चुकी है। जो इससे पहले उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी? 21। अब पूछा जाएगा तो कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वो है 25। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे अधिक बेंचें हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। बम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में बम्बे, मद्रास और कोलकाता में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। जो उच्च न्यायालय है उसके जो जज हैं उनकी जो पेंशन दी जाती है वो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं परमादेश जारी करने की शक्ति। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये कथन गलत है, जबकि उच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य की उच्च न्यायालय एक राष्ट्रपति कर सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है वो है उत्प्रेषण। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद है वो प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अब आते हैं पंचायतों के संदर्भ में सही कथन देखते हैं। तो पंचायतों के संदर्भ में सही कथन है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को 11वीं अनुसूची में विषय है 29। जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें विषय है 29। जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है पंचायती राज का। पंचायती राज्य की अनुशंसा की गई थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इन्होंने 3 बांटे थे, ठीक है, 3 स्तरों में। ग्राम पंचायतों मतलब पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति पर। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर स्थानीय मेलों पर कर होता है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर। पंचायत राज सर्वप्रथम आरंभ की गई थी राजस्थान से। पंचायत राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार का। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन कराता है? राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था राजस्थान से। पंचायत में संरचना की बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान पंच। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान और पंच। अब आते हैं नेक्स्ट पर। स्थानीय स्वशासन पर स्वशासन की एक लोकप्रिय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है पूरा पंचायती राज। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था पंचायती राज। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 घ। महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की थी LS सिंघवी कमेटी ने। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PNV राव समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति दी थी 2 स्तरीय, जबकि बलवंत राय मेहता ने 3-स्तरीय। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या है कुल स्थानों का 1/3।
महिलाओं के लिए स्थानों के 33% रिजर्वेशन का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। स्थानीय शासन की एक व्यवस्था नहीं है केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों में को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य को। एक पंचायतों से संबंधित है नहीं है संविधान अधिनियम 74वां संशोधन। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर ही। पी.के. थुंगन 1988 में, अशोक मेहता 1977 में, बी.आर. मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता 1957 में और एल.एन. सिंघवी 1986 में। ठीक है। मेयर का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रीय विस्तार सेवा समिति है विकास खंड से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रसिद्धि की गई है संविधान के 74वां संशोधन विधेयक 1992 में। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग। ठीक है। ठीक है। किस राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अभी अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबोधित राज्य का राज्यपाल। झांसी नगर निगम है। मछली शहर नगर पंचायत है। टुंडला नगर पालिका परिषद है और सैफई क्षेत्र समिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा विदत्त यानी ऋण को सम्मिलित करते हुए अनुपात में। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करना है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी ईसीजी की बात की जा रही है। पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहली हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करने से संबंधित नहीं है चुनाव आयोग से। नवयुक्त द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव 1989 था जिस टाइम जो यंग पर्सन थे उनकी जो एज थी वो 18 वर्ष थी। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया था वर्ष 1989 में। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। वित्त कमीशन फाइनेंस कमीशन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किया गया था प्रत्येक 5 वर्ष। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का विभाजन होता है वित्त आयोग की स्थितियों के आधार पर। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था एम खुसरो। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य के राजस्व को घटाकर शून्य करना है वर्ष 2008-9 बेस ईयर। केलकर समिति है वित्त आयोग से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी जिसको बोलते हैं कैग। वह वर्ष जब एक अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक से अलग किया जाता है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया है वो है 1976। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की यानी कैग के द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद की। कैग के पद का सृजन किया गया है संविधान द्वारा और भारत के कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो भी आयु पहले हो जाए। भारत के कैग के संबंध में सही नहीं है वह उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है नहीं। भारत का कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है वो संसद का 2/3 मत से उसको कदाचार लगाया जाए तब उसको पद से हटाया जा सकता है। लोक नीति का अभिभावक कहा जाता है कैग।
भारत का नियंत्रक भारत का कैग का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद। संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग, यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी, स्टेट एंड यूनियन स्टेट यूपीएससी, ठीक है, स्टेट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है वो है अनुच्छेद 312। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है भारतीय आर्थिक सेवा। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को इनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य के संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां हैं 3। अखिल भारतीय सेवाओं पर में सेवा श्रेणियां 3 हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में संबंधित नहीं है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जातियां जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में निहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का न्यायवादी देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में होती हैं। यह गुण आवश्यक भारत के महान्यायवादी के विषय में। पार्टी में अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार के। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता था महान्यायवादी। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है वह है भारत का न्यायवादी। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वह जिस संसद ने दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। वह है भारत का अधिवक्ता। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। वो अटॉर्नी जनरल, ये एडवोकेट जनरल। राजभाषा एवं सेवाएं देखते हैं, स्टेट लैंग्वेज एंड पब्लिक सर्विस। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में सही है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बोडो कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा उत्तराखंड में मिला है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली है बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है 18 है, लेकिन अब वर्तमान में 22 हो गई हैं। 4 जो नई भाषाएं ना वो भी ऐड कर ली गई हैं। पहले थी 18, अब थे अब हैं भाषाएं 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाएं 22। भारतीय संविधान के 344 अनुच्छेद के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। गैर संवैधानिक निकाय दे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखते हैं। योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन या नीति कमीशन देखते हैं। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था योजना आयोग को। योजना आयोग कब से लागू हुआ? 1950 के बाद से लेकर 2014 तक लागू हुआ। उसके बाद इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। एक संविधानेतर संस्थान है नीति आयोग। संविधान संस्था नहीं है योजना आयोग। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किया है नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद आया है नीति आयोग। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय सुझाना, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग यानी सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन है एक विधिक अधिकार है। लोकपाल एवं लोकायुक्त देखते हैं। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना हुई है महाराष्ट्र में। सरकारी आयोग स्थापित किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में।
राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण, संवैधानिक प्राधिकरण, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत। राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड अफिलिएशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी 1985 में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 4 राज्यों में। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है क्योंकि गुजरात में उसने 5 सीटें निकाली। उसकी गुजरात में भी है, उत्तराखंड में भी, और पंजाब में भी, और गुजरात में। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तेलुगु देशम। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य में या तो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, उसको क्षेत्रीय दल बोलेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। दल परिवर्तन कानून देखते हैं। संविधान की अनुसूची में से दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में आया। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह था 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है किसी दल के साथ पूर्ण दल बदल। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। अब आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। किसने कहा है भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन यूके में, यूनाइटेड किंगडम। बाद में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। भारत संघ में सौदेबाजी का संघ कहा जाता है मॉरिस जोन्स। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है मैरिस जोन्स को। बाद में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रेस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वर्ष 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई है। गुजरात की राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। बिना बोझ के शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण एक मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त हो जाए वो है राष्ट्रीय स्तर का दल। और क्षेत्रीय कर के लिए 8% होना चाहिए। कोई धर्म विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। वह अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है वो है संघीय अपराध। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। आंतरिक दलीय लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिक केतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत का भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया है वर्ष 1976 में। मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1971 के संशोधन यानी महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया है 1976 में। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार का। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसम्मति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा वो है न्यायमूर्ति के कन्नन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर यानी कि केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर वो है विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। किसी देश के प्रधानमंत्री बनने की
किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिलाएं श्री मावू भंडार नायके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि है 9 वर्ष। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं नहीं। अधिकारी दस्तावेज जो भारत संबंधित है श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा दे पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा मिला था उत्तराखंड में। असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं भारत के क्षेत्रवाद के। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की न्यूनतम एज बानी गई है 18 वर्ष। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है जोखिम भरे उद्योगों में बलात् श्रम। 23-24 धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है जुर्माने एवं दंड अर्थदंड से संबंधित उपबंध। भारत में न्यायिक सक्रियता है जनहित याचिका से। 2014 में द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राजदीप सरदेसाई। द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया 2014 राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संबंधित की संविधान में प्रभाषित नहीं है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। भारतीय संविधान है ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में। भारत में संप्रभु है हम भारत के लोग। PIL संबंधित है न्यायाधीश भगवती से। उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहित बात अवधारणा की व्याख्या की है SP गुप्ता बनाम भारत संघ ने। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्यों में। संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्यों में। जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है उसे परोक्ष भी नहीं किया जाता है। यह कथन है आवासीय विघटन के सिद्धांत से। आवासीय विघटन के सिद्धांत से जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता है। प्रेस को विधानमंडल में की कार्रवाई को प्रकाशित करने के लिए मूल अधिकार नहीं है। प्रेस को विधानमंडल की कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्रवाई के लिए संचालन का अन्य स्वामी है। एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है अनुच्छेद 360। भारत संविधान का यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो अभी तक यूज नहीं किया गया है। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटेड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी महाराष्ट्र में नागौर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 1956 में। नए राज्यों का पुनर्गठन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता है भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार है भाग 3 और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का होता है राज्यसभा का अध्यक्ष और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है लोक लेखा समिति का। महाधिवक्ता होता है लोक उपक्रम का और महान्यायवादी होते हैं लोकसभा की बैठक का। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। राज्य का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा नियुक्त होते हैं निर्वाचित होते हैं। वित्त आयोग है 280 में और कैग है 148 में। भारत UPSC है 315 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और जाति है 338 में। मौलिक कर्तव्य में संविधान के 42वें संशोधन में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस में कहा गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल केस। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल केस। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है संविधान का अनुच्छेद 23।